स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेक्चर 2 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, यानी जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में उनमें प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। जैसे सीधे हम लोग क्या करते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, वैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन भारत में नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है और उसे अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। लिखा हुआ है बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन सी लाइक्स। जो प्रेसिडेंट को पसंद है उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर किस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, इसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, देखते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उस लीडर को जिसके पास क्या है, मेजॉरिटी है, यानी जिस पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी है उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। जैसे लास्ट इलेक्शन हुए 2019 में और बीजेपी को मेजॉरिटी मिली। इंडियन पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जो डेटा है वो है 273, यानी लोकसभा में 545 सीट्स हैं। जिस पार्टी के पास 273 मेंबर्स का सपोर्ट होगा वो मेजॉरिटी रखती होगी। तो बीजेपी को मेजॉरिटी मिली और बीजेपी के जो लीडर थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। तो प्रेसिडेंट उस पर्सन को पीएम अपॉइंट करेंगे जिसकी पार्टी लोकसभा में क्या रखती है, मेजॉरिटी रखती है। और भारत में लोकसभा मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है वो 273 है। अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो फिर कोलिशन का जो लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। कोलिशन समझिए, जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो कुछ पार्टियां ए बी सी डी इस तरीके से और भी कई सारी पार्टियां हो सकती हैं, ये मिलकर कोलिशन बनाएंगी और इनके कोलिशन को, इनकी मेजॉरिटी को जो लीडर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर वही पर्सन अपॉइंट होगा जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी हो, वो चाहे सिंगल पार्टी का पर्सन हो या वो किसी कोलिशन का लीडर हो। उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। देखिए लिखा हुआ है इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी। अगर ना तो किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली, ना ही किसी अलायंस गठबंधन, ये कई सारी पार्टियों ने जो मिलकर बनाया, उसे भी कोई मेजॉरिटी नहीं मिली, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तब प्रेसिडेंट ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो क्या कर सकता है, मेजॉरिटी सपोर्ट सिक्योर कर सकता है। यानी थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट तो यही है कि अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई तो उसका लीडर पीएम बन जाता है। सेकंड केस ये है, अगर सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो कोलिशन, 4-5 पार्टियां मिलकर जो बनाएंगी उस कोलिशन का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अपॉइंट होगा। थर्ड, ना तो सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली, ना ही किसी अलायंस गठबंधन को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर प्रेसिडेंट उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये थोड़े बहुत टाइम के अंदर मेजॉरिटी सपोर्ट सिक्योर कर सकता है। बट ऐसे पर्सन को थोड़े टाइम के अंदर अपना मेजॉरिटी सपोर्ट दिखाना होता है, लोकसभा में ये प्रूफ करना होता है कि उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। तो प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, वो पावर में तभी तक रह सकता है जब तक उसकी पार्टी के पास क्या है, मेजॉरिटी है, या उसके कोलिशन के पास मेजॉरिटी है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर प्राइम मिनिस्टर तभी तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक उसकी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी रखती हो या कोलिशन गठबंधन मेजॉरिटी रखता हो। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं रखेगा तो प्राइम मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। यहां लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं,
प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी पहले प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और ये मिनिस्टर कौन होते हैं? ये मिनिस्टर होते हैं, ये तो या तो सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है तो उस पार्टी के मेंबर होंगे, या कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, तो फिर ये उस गठबंधन के नेता होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर क्या करवाते हैं, राष्ट्रपति के थ्रू मिनिस्टर बनवाते हैं। तो मिनिस्टर जो लोग बनते हैं वो या तो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के लोग होते हैं या कोलिशन के लोग होते हैं। कोलिशन यानी गठबंधन, जो 4-5 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं उनके मेंबर्स होते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो चूज करता है कि कौन पर्सन मिनिस्टर बनेगा और किस मिनिस्ट्री को संभालेगा। जैसे उसने कहा ए पर्सन डिफेंस मिनिस्ट्री संभालेंगे, बी हेल्थ संभालेंगे, तो ये सब पर्सन्स क्या मिनिस्ट्री संभालेंगे ये सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर है कि वो ऐसे मेंबर को भी मिनिस्टर बनवा सकता है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन ऐसे पर्सन को 6 महीने के अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन कौन पर्सन मिनिस्टर बनेगा, कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, ये सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। वो किसी ऐसे पर्सन को भी मिनिस्टर बना सकता है जो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, बट ऐसे मेंबर को 6 मंथ्स के अंदर किसी ना किसी मेंबर का, किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, वरना 6 महीने के बाद वो मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। चलिए, तो लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भारत में लगभग 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल लेवल पर। इन 60 से 80 मिनिस्टर्स के ग्रुप को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 टाइप के मिनिस्टर हैं, 1, 2, 3। इसमें पहला टाइप है कैबिनेट मिनिस्टर। ये लिखा हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स। ये टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी प्राइम मिनिस्टर को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर सारे डिसीजंस कौन से मिनिस्टर लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। यानी इनका की रोल है डिसीजन मेकिंग में। लिखा हुआ है कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये सबसे इनर रिंग है, यानी वो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में क्या करते हैं, की रोल प्ले करते हैं। और इनका नंबर जो है वो लगभग 25 के आसपास है, यानी 60 से 80 में से लगभग 25 मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे डिफेंस है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती हैं। दूसरे टाइप के जो मिनिस्टर हैं वो हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर्स हैं। तो लिखा हुआ है इनके पास जो चार्ज होता है वो छोटी मिनिस्ट्रीज का होता है, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर से छोटी मिनिस्ट्री है उसके ये इंचार्ज होते हैं। और ये कैबिनेट मीटिंग में तभी जाते हैं जब इन्हें बुलाया जाए। थर्ड है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का एक ही काम है, ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। कैबिनेट मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री बड़ी होती है, हमने बात की, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है बहुत बड़ी है, रेलवे बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन मिनिस्टर्स को असिस्ट करना यही काम है किसका, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का। देखिए लिखा हुआ है सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली, क्योंकि मिनिस्टर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और बहुत वर्कलोड होता है, तो ये लोग रेगुलरली मिल नहीं पाते हैं और रेगुलरली इन लोगों में डिस्कशन भी नहीं हो पाते हैं।
इसीलिए हमने अभी बात की कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कुछ कंट्रीज में कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। द मिनिस्टर में हैव डिफरेंट व्यूज। अब इतने सारे मिनिस्टर हैं, जरूरी तो नहीं सबके व्यूज एक ही हों किसी मैटर पर, ये व्यूज क्या हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब एक बार कैबिनेट में कोई डिसीजन हो गया तो फिर इनको उसको फॉलो करना होता है। मतलब हो सकता है कि जैसे कोई भी इशू है उस पर अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग ओपिनियन रखते हों, लेकिन एक बार कैबिनेट मीटिंग में जो डिसाइड हुआ फिर सबको उस चीज को फॉलो करना होता है। देखिए लिखा हुआ है, नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अभी हमने बात की कि अलग अलग ओपिनियन होता है, कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ उसे फॉलो करना होता है। उसके बाद कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, चाहे वो उसकी मिनिस्ट्री से जुड़ी हो या किसी दूसरे मिनिस्टर की मिनिस्ट्री से जुड़ी हो, वो ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। हर मिनिस्ट्री में कुछ सेक्रेटरी होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये सेक्रेटरी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। और हमने पहले लेक्चर में जाना था कि मिनिस्टर्स के पास कई बार नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो यही सिविल सर्वेंट, यही सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि मिनिस्टर्स लोग क्या ले पाएं, डिसीजन ले पाएं। और ये जो कैबिनेट है, द कैबिनेट, इस कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, ये भी सीनियर आईएएस ऑफिसर है। ये पूरी कैबिनेट को असिस्ट करते हैं। इसके अंदर कई सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो बहुत सीनियर होते हैं, ये कैबिनेट को असिस्ट करते हैं ताकि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में क्या कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें। देखिए पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हमने कल भी बात की थी, प्रेसिडेंट स्टेट के हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का। तो वो गवर्नमेंट का हेड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। सबसे पहली, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होती हैं वो उनका चेयरपर्सन होता है, मतलब कैबिनेट मीटिंग का हेड होता है वो, ठीक है। दूसरा, ही कोऑर्डिनेट द वर्क्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। उसके डिसीजंस फाइनल होते हैं। जब भी कुछ डिपार्टमेंट्स डिसएग्री करते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से किसी बात पर डिसएग्री कर रहा है, तो फिर उसको जो फाइनल डिसीजन लेना होता है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है। सपोज रेलवे मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री है, अब इनके बीच में किसी बात पर लेकर क्या चल रहा है, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट चल रहा है, दोनों एक दूसरे की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को फाइनल कॉल लेना होता है। फोर्थ पॉइंट, ही एक्सरसाइज जनरल, हाँ यहां देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर ने ही बनवाया है उन्हें मिनिस्टर, तो वो उनके काम पर सुपरविजन रखता है, नजर रखता है, देखता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो सारे मिनिस्टर्स को उसकी लीडरशिप में काम करना होता है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स। अभी हमने देखा कि वो सुपरवाइज करता है, देखता है कि कौन मिनिस्टर कैसा काम कर रहा है। अगर उसे काम पसंद नहीं आता तो वो मिनिस्ट्रीज को क्या कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, यानी अदला बदली कर सकता है कि भाई तुम इसे नहीं संभाल पा रहे हो, तुम ये संभालो, या तुम इसे मत संभालो, तुम इसे संभालो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है, बांट भी देता है, कई बार मिनिस्ट्री छीन भी लेता है जब मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। He also has the power to dismiss ministers। अब कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो अच्छा काम नहीं करते तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से बाहर भगा देता है, उनसे मिनिस्ट्री छीन लेता है, डिसमिस कर देता है। When the prime minister quits, the entire ministry quits। जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है, रेजिग्नेशन देता है, अपना रिजाइन करता है पोस्ट से, तो पूरी मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली रिजाइन कर जाती है। यानी प्राइम मिनिस्टर अकेले के रेजिग्नेशन से पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन कर जाती है। जितने भी 60 से 80 मिनिस्टर हैं वो सब रिजाइन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसीलिए
कैबिनेट जो है ये एक पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है। विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट, और कैबिनेट में भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है प्राइम मिनिस्टर। देखिए लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है कि डेमोक्रेसीज को लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। चलिए यहां पर देखिए, देखिए ऊपर के 2.3 पॉइंट में कुछ खास है नहीं, यहां पर आते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और इनके पास बहुत इनॉर्मस अथॉरिटी थी, क्योंकि इनका बहुत इन्फ्लुएंस था पब्लिक के ऊपर। पब्लिक बहुत इन्फ्लुएंस थी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उसके बाद है इंदिरा गांधी। लिखा हुआ है इंदिरा गांधी भी बहुत पावरफुल लीडर थी, उनके कैबिनेट में जितने भी कलीग थे वो उन सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। बट ये पावर कभी कभी डिपेंड करती है किस पर, पर्सनैलिटी पर, कि जो पर्सन है, जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बट कुछ क्या होते हैं बहुत पावरफुल टाइप के होते हैं। तो कभी कभी प्राइम मिनिस्टर्स का जो पावर होता है वो उनकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। लिखा हुआ है इन रीसेंट ईयर द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ डिकेड्स की बात हो रही है ये, कि हाँ इंडिया में कोलिशन पॉलिटिक्स बहुत पॉपुलर हुई, उसका राइज हुआ। इस कोलिशन पॉलिटिक्स के राइज से क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लग गई, लिमिट लग गई। चलिए, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, कई सारी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जैसा चाहे वैसा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसे अपने कोलिशन को चलाते रहना होता है। क्योंकि अगर कोलिशन टूट गया तो उसकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी चली जाएगी। तो कई बार उस लोगों को साथ में रखने के चक्कर में उतने अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता जितना वो सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट में ले पाता है। लिखा हुआ है ही हैज टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स, उसे डिफरेंट ग्रुप्स को एकोमोडेट करना होता है, डिफरेंट फैक्शंस, टुकड़ों को मिला के चलना होता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता। क्योंकि उसे ये देखना होता है कि दूसरी पार्टी बुरा ना मान जाए, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी बुरा मान गई तो वो सरकार में से बाहर निकल जाएगी और सरकार गिर जाएगी। लिखा हुआ है ही ऑल्सो हैड टू हीड द व्यूज एंड पोजीशन ऑफ कोलिशन पार्टनर्स, उसे कोलिशन पार्टनर्स की भी क्या होता है, उनके व्यू को देखना पड़ता है, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, और इन्हीं लोगों के सपोर्ट से क्या चल रही है, उसकी सरकार चल रही है। तो जिनके सपोर्ट से सरकार चल रही है उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, उनसे कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो लोग ब्लैकमेल करते हैं कि भैया अगर ऐसा कुछ करोगे तो हम गवर्नमेंट से बाहर चले जाएंगे, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड है, प्रेसिडेंट स्टेट का हेड है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। चलिए, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि स्टेट हेड स्टेट जो है यानी प्रेसिडेंट, इनके पास नॉमिनल पावर्स हैं, मतलब नाम मात्र की पावर्स हैं। देखने में लगता है कि सारी पावर्स उनकी हैं, लेकिन वो पावर्स कैसी हैं, नॉमिनल हैं, केवल नाम मात्र हैं। The President of India is like the Queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो कुछ ब्रिटेन की रानी से मिलती जुलती है, ठीक है। यानी कि दोनों के पास नॉमिनल पावर्स हैं, जबकि रियल पावर एंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर। President supervises the overall functioning of the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state। लिखा हुआ है प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के फंक्शंस को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, ताकि भारत में क्या क्रिएट की जा सके, हार्मोनी क्रिएट की जा सके। लिखा हुआ है प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, प्रेसिडेंट का चुनाव जनता नहीं करती है। प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं कौन, एमपीज और एमएलएज। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि पब्लिक ने चुना एमपीज को और एमएलएज को। अब ये एमपी और एमएलए मिलकर चुनते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को।
इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट है। याद रखेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स सिक्योर करने पड़ते हैं, तभी वो जीते हुए माने जाते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। और पूरे देश के एमएलए, जितने भी स्टेट्स हैं उनके एमएलए और एमपी उनके चुनाव में वोटिंग करते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके, एंटायर नेशन के, क्योंकि पूरे देश में जितने भी एमपी और एमएलए हैं वो उनके चुनाव में क्या करते हैं, वोट करते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर कभी भी क्लेम नहीं कर सकते उस पावर के लिए जो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। बेसिकली ऐसा हो सकता है ना, दोनों ही टॉप पोस्ट है तो दोनों में क्लैश हो सकता है कि अल्टीमेट पावर कौन है, तो ऐसा प्रेसिडेंट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ही रियल पावर्स हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका, पब्लिक का। पब्लिक ने उसे चुनकर भेजा है, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है, उसके कोलिशन की मेजॉरिटी है लोकसभा में। इसीलिए प्रेसिडेंट को ये बताया गया है कि आपके पास जो पावर्स हैं वो नॉमिनल पावर्स हैं, नाम मात्र की पावर्स हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है दिस इंश्योर्स दैट सी रिमेन ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जबकि रियल पावर्स किसके हैंड्स में है, प्राइम मिनिस्टर के हैंड्स में है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका, पब्लिक का। प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट जितनी भी एक्टिविटी करती है वो सारी प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी ट्रीटी होती हैं, समझौते होते हैं दूसरे देशों के साथ, कोई ट्रेड से रिलेटेड ट्रीटी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रीटी है, वो सारी ट्रीटीज जो भी होती हैं एक्टिविटी वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। यानी वो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उस पर सील और सिग्नेचर किसके होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। जितने भी कानून बनते हैं या मेजर पॉलिसीज होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही इशू होती हैं। जितनी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं भारत के अंदर वो सब प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इन सब के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स, दूसरे देशों में जो इंडिया के एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, उन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं और प्रेसिडेंट ही करते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमिश्नर, इन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, समझौते और एग्रीमेंट होते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। यानी वो जो डॉक्यूमेंटेशन होगा ट्रीटी का उस पर साइन होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यही डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। यानी जब किसी देश के साथ जंग होती है या जंग रुकती है तो जंग करने का और जंग को रोकने का जो ऑर्डर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के। चलिए, लेकिन हमने अभी तक प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर्स देखी हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं, ट्रीटी उनके नाम से होती है, लॉज भी उनके नाम से बनते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये सब होता किसकी एडवाइस से है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सबसे पावरफुल जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट की जो हैं वो इन्हें एंजॉय तो करते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जो सबसे पावरफुल हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को बताया कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, तो वो एक बार बोल सकते हैं कि आप इसको एक बार रिकंसीडर कर लो, एक बार इसमें सोच लो, देख लो, कुछ चेंज हो सकता है तो कर लो, तो रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर वही एडवाइस वापस से आ जाती है तो फिर वो बाउंड है, वो मजबूर है उस एडवाइस को मानने के लिए। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि कोई बिल पार्लियामेंट से पास हुआ तो वो लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट क्या देंगे, उसको अपना एसेंट, अपनी सहमति देंगे। यानी कि कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो जब तक प्रेसिडेंट अपनी एसेंट नहीं देंगे, अपनी सहमति नहीं देंगे, वो कानून नहीं बन सकता। तो उनकी एसेंट, उनकी सहमति मिलने के बाद ही वो कानून बनेगा। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, सी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम। अगर वो उसको एसेंट नहीं करना चाहते, मतलब अपनी सहमति नहीं देना चाहते, वो कुछ टाइम के लिए उसे क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, या फिर बिल को वापस पार्लियामेंट भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, यानी उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। लेकिन अगर वही बिल वापस से आ गया तो फिर उन्हें क्या करना होता है, साइन करना होता है। यानी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर वही बिल वापस से आ गया बिना रिकंसिडर किए तो फिर उन्हें बाउंडेशन है कि उन्हें मजबूरी में फिर साइन करना ही पड़ेगा। क्या प्रेसिडेंट सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं? तो हमने अभी जाना कि वो सारे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो एक ही काम अपनी मर्जी से कर सकते, लिखा हुआ है। हाँ, अपॉइंटमेंट, क्या लिखा है, वो अपनी मर्जी से एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बट प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी वो उस पर्सन की नहीं कर सकते जिसे वो खुद पसंद करते हो, मतलब जो उनका फेवरेट हो उसे नहीं कर सकते। वहां पर भी क्या है, कुछ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, व्हेन ए पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज सिक्योर अ क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस। अगर किसी पार्टी को या कोलिशन को, गठबंधन को, एक से ज्यादा पार्टियां जब मिल जाती हैं उसको गठबंधन बोलते हैं। अगर पार्टी या गठबंधन को मेजॉरिटी मिल गई है तो प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, उस पार्टी के या उस गठबंधन के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है। हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन दैट एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। यानी कि चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिली या किसी कोलिशन को मेजॉरिटी मिली तो उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है। अगर किसी पार्टी या कोलिशन को मेजॉरिटी नहीं मिली तब वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से ऐसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो क्या कर सकता हो, मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल कर सकता हो। अभी नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि थोड़े टाइम के अंदर वो ये सपोर्ट हासिल कर लेगा, तो प्रेसिडेंट फिर उसे क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं और कुछ टाइम देते हैं कि भाई इतने टाइम के अंदर आप प्रूफ करो कि आपके पास लोकसभा में क्या है, मेजॉरिटी है। देखिए यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी सपोर्ट है लोकसभा में या जिस कोलिशन के पास मेजॉरिटी सपोर्ट है लोकसभा में, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है। लेकिन यहां वो अपनी मर्जी से, जब ना तो किसी पार्टी पर मेजॉरिटी है ना किसी कोलिशन पर मेजॉरिटी है, तब वो अपनी मर्जी से किसी ऐसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे जो उनके अकॉर्डिंग कुछ टाइम में मेजॉरिटी हासिल कर सकता है। बट ऐसे पर्सन को वो एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपको लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर वो पर्सन मेजॉरिटी प्रूफ करता है तो प्राइम मिनिस्टर बना रहता है, वरना सरकार गिर जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए अब हम लोग आते हैं जुडिशियरी पर। तो हमारे देश में जो जुडिशियरी का स्ट्रक्चर है वो सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हर स्टेट में हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट्स हैं। लोअर कोर्ट्स को कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लिखा रहता है। तो 3 लेवल्स हैं जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट।
यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए, तो इन्हीं तीनों लेवल के कोर्ट्स को मिलाकर हम लोग बोलते हैं जुडिशियरी। ठीक है, चलिए, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब है ऐसी जुडिशियरी जिसमें गवर्नमेंट की दो अदर ब्रांचेस, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इंटरफेयर ना करते हो, उस जुडिशरी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को इंटरफेयर ना कर सकें, इन्फ्लुएंस ना कर सकें, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स को जो जुडिशरी ना माने, मतलब जो कुछ इस तरीके से समझिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि इनका अपना काम है और इनके काम में ये दोनों ब्रांचेस इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम कर दो, ठीक है, तो इस तरह के ऑर्डर्स ये लोग जुडिशरी को नहीं दे सकते। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसका जो क्राइटेरिया है वो पूरे देश पर है। हाई कोर्ट्स स्टेट्स को देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप ऐसे मानिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव किसी तरह का इंटरफेयर ना कर सकें। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी अदालतों से जुड़े हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका ये हेड होता है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो लोअर कोर्ट्स के लिए कानून की तरह काम करते हैं। लिखा हुआ है डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाकी कोर्ट्स को मानने ही पड़ते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरह के डिस्प्यूट को ये सुन सकता है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। ये डिस्प्यूट सिटीजन्स के बीच में हो, या सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो। जैसे कई सारे स्टेट्स नदी के पानी को लेकर आपस में लड़ जाते हैं, तो उस तरह के डिस्प्यूट हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच के भी डिस्प्यूट हो, तो उन्हें भी ये क्या करता है, रिजॉल्व करता है। तो पर्सन टू पर्सन डिस्प्यूट हो, पर्सन टू स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट हो, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट हो, या स्टेट गवर्नमेंट टू यूनियन गवर्नमेंट डिस्प्यूट हो, सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट करता है। हाँ, और एक और बात, ये हाईएस्ट कोर्ट है जहां पर कोई क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस की अपील की जा सकती है। अपील का मतलब ये है, किसी को सजा हुई और उसे लग रहा है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो पाया, तो वो अपील कर सकता है। अब सिविल केसेस क्या होते हैं? सिविल केसेस होते हैं जो प्रॉपर्टी, डाउरी, अडॉप्शन, डिवोर्स, इन चीज़ों से जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं सिविल केसेस। और क्रिमिनल तो आप जानते ही हैं, खून खराबा। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप अपील कर सकते हैं कहाँ, हाई कोर्ट में, वो आपकी अपील को सुनेगा। देखिए, लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि वो कंट्रोल में नहीं है, किसके, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के। जजेस सरकार के डायरेक्शंस पर काम नहीं करते हैं, ठीक है, और वो किसी पार्टी की विश के अकॉर्डिंग भी काम नहीं करते हैं। सिंपल शब्दों में यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंडर काम नहीं करती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते और ना ही किसी पार्टी के लिए काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बट
यहां पर चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाता है। तो ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स में हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब जजेस की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका कंसल्टेशन भी जरूरी होता है। तो देखने में क्या लग रहा है, इन प्रैक्टिस इट नाउ मींस दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, यानी जो सीनियर जजेस होते हैं उन्हीं के कंसल्टेशन से नए जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। एक बार कोई पर्सन जज अपॉइंट हो गया तो फिर उसे उसकी पोस्ट से हटाना लगभग क्या है, इम्पॉसिबल है। उन्हें हटाने की जो प्रोसेस है वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होता है कि जब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम किया हो तब आपको हटाने की जो प्रोसेस शुरू होती है उसे इम्पीचमेंट बोला जाता है। इसके लिए बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, ये पूरी एक लंबी प्रोसेस है। लिखा हुआ है ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस। मतलब किसी जज ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगेंस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम किया है तो उस पर इम्पीचमेंट का बिल चलता है, एक्यूज किया जाता है उसे इम्पीचमेंट के लिए। उसे मतलब ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ कोई काम किया है तो इम्पीचमेंट बिल आता है, और इम्पीचमेंट बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना होता है, तब जाके वो जज अपनी कुर्सी से हटता है। और इम्पीचमेंट आज तक किसी भी जज पर नहीं चला है। ठीक है, लिखा है इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। प्रेसिडेंट को भी अपनी पोस्ट से हटाने के लिए यही इम्पीचमेंट मोशन पास करवाना पड़ता है लोकसभा से, पार्लियामेंट से। पावर ऑफ जुडिशियरी देखिए बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब है, देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वो सबको समझ में नहीं आती, तो उसमें जो बातें लिखी हैं उनका अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। तो जब इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि इस लाइन का क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उस लाइन का फाइनल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कोर्ट करते हैं। कोर्ट बताते हैं कि इस लाइन का ये मतलब है। जैसे आप लोग स्कूल में पूछते ना आपके सर या मैडम से कि सर इसका क्या मतलब है, तो फिर सर बताते हैं। इसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन की किसी लाइन, किसी वर्ड के बारे में क्लियर मीनिंग समझ में नहीं आता तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। दूसरा, दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये लोग उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हाँ, तो एग्जीक्यूटिव्स के एक्शंस को भी इनवैलिड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार विधायक पैसे लेकर इधर चले गए, उधर चले गए, तो इनसे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो कोर्ट लेता है, और अगर ये डिसीजन ठीक नहीं है तो कोर्ट उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, वो चाहे यूनियन लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो। इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो कोर्ट्स उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए, यहां पर एक और वर्ड है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जब भी लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाती है तो ये लोग देखते हैं कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है आपकी पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको ये चेक करना कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर जुडिशियरी ऐसे लॉस को इनवैलिड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। अगर कोई कानून भारत के संविधान के खिलाफ है तो जुडिशियरी उस कानून को खत्म कर देती है। यही है जुडिशियल रिव्यू। मतलब पार्लियामेंट जो भी बिल बनाएगी, अगर आपको लगता है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट ये देखेगा
कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, अब वो कानून चलता रहेगा, और अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं उस कानून से तो कोर्ट फिर उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। चलिए, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये भी देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके जो कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इन्हें कोई चेंज ना कर सके। मतलब कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को, कोर प्रिंसिपल को चेंज ना करे, ये ड्यूटी भी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में एक वर्ड है सेक्युलर, ये कोर प्रिंसिपल है सेक्युलर, इससे कोई सरकार चेंज नहीं कर सकती। वहां डेमोक्रेटिक भी लिखा हुआ है, वहां रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, तो इन और भी बहुत सारे हैं, इनको बोला जाता है कोर प्रिंसिपल्स। तो इन कोर प्रिंसिपल्स को कोई सरकार चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। और ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकती। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं और उसकी जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है वो अलाउ करती हैं, ये गार्जियन है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। यानी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो उन्हें कोर्ट जाकर वापस ले सकता है। यानी ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आगे लिखा हुआ है, रिगार्डिंग दिस एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहां बोला जा रहा है कि सपोज किसी गांव के लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, किसी वजह से उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो कोई भी इंसान, कोई भी, वो चाहे उनसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो क्या कर सकता है? जुडिशियरी को अप्रोच कर सकता है उन पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए, और इसी को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिंपल सा मीनिंग है, जब किसी कम्युनिटी के, किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो तो उसके बिहाफ पर कोई भी जुडिशियरी को अप्रोच कर सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। The court intervene to prevent the misuse of the government's power to make decision। जब भी गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज करती है तो कोर्ट ऐसे मैटर्स में इंटरवीन करता है। लिखा हुआ है, That's why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people। इसीलिए लोगों को बहुत भरोसा है किस पर? जुडिशियरी पर। आपने सड़कों पर कहते हुए सुना होगा, तो ये तो मैं कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि लोगों को कोर्ट पर क्या है? जुडिशियरी पर भरोसा है, ठीक है। जब सरकार कुछ गलत करती है तो ये उसमें भी इंटरवीन करते हैं। अभी हमने देखा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अगर कुछ ऐसा करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो ऐसे एक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। तो ये था हमारा चैप्टर। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आगे और भी ऐसे चैप्टर्स लेकर आएंगे। थैंक यू।